नमस्कार। आज की जो टॉपिक पढ़ता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ये पहला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग देखेंगे खनिज के प्रकार और खनिज क्या है। तो शुरू करते हैं खनिज के बारे में। खनिज जो भूमि या धरातल के नीचे से खोद कर निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि खनिज वह पदार्थ होता है जिसको हम भूमि या धरातल को खोद कर प्राप्त करते हैं। भारत के संदर्भ में योजना आयोग ने बताया भी है कि औद्योगिक जो विकास है भारत में वह पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? खनिजों पर। मगर खनिज समाप्त भी हो सकते हैं, खनिज समाप्त होते हैं, या बोल सकते हैं कि खनिज संसाधन जो है वह समाप्त संसाधन है। योजना आयोग ने इस संदर्भ में 3 विशेषताओं को भी उल्लेख किया है भारत के संदर्भ में। पहला विशेषता बताई है कि भाई भारत में जो खनिज संसाधन है वो असमान वितरण है, मतलब किसी एक जगह सभी खनिज नहीं पाई जाती। जैसे कि बात कर ले प्रायद्वीपीय पठार में आप लोहा, कोयला और बर्फ बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे, मगर यही बात उत्तर भारत की बात करें तो अपेक्षाकृत कम मिलेगा, मतलब असमान वितरण है। दूसरा इन्होंने बोला कि संसाधन जो है खनिज संसाधन समाप्य संसाधन है, मतलब समाप्य मतलब यह आसानी से समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद। योजना आयोग ने बोला कि खनिज जो गुणवत्तापूर्वक है, मतलब काफी अच्छे जो खनिज हैं, उत्तम क्वालिटी की खनिज है, वो कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाई जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोयले के संदर्भ में एंथ्रेसाइट कोयला जो है वह कम मात्रा में पाया जाता है भारत में, जबकि मध्यम या निम्न क्वालिटी का जो कोयला जैसे कि वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से योजना आयोग ने 3 विशेषताओं को बताया है खनिजों के प्रकारों को। खनिज प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आणविक खनिज। उसको मैंने यहां पर डायग्राम से बताने का प्रयास किया है। मैंने ट्रायंगल लिया है जिसमें तीनों पार्ट को बताया: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आणविक खनिज। सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत जो लोह युक्त धातु आते हैं, मतलब धात्विक खनिज के अंतर्गत वे पदार्थ जैसे कि मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सभी धातु के अंतर्गत आते हैं। धातु खनिज के अंतर्गत आते हैं आपके लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज वे खनिज कहलाते हैं जो चुंबकत्व होते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है और आसानी से चुंबक भी उसको आकर्षित कर लेता है। लोह युक्त खनिज के अंतर्गत देख सकते हैं हम लोग को लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब आते हैं लोह खनिज के अंतर्गत। और दूसरा आता है अलोह युक्त खनिज। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जिसमें लोहांश की मात्रा कम होती है, सोना, चांदी, ब्रांस मतलब तांबा, ये सभी आते हैं। तो एक बार हम लोह युक्त खनिज के अंतर्गत एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये लोहा है। यह लोहा जो है यह लोह युक्त खनिज के अंतर्गत आएगा। इसमें और क्या आएगा? मैग्नीज, टंगस्टन, निकिल आएगा। ठीक सकते हैं अलोह युक्त खनिज जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, ये जो है अलोह युक्त खनिज है। एग्जाम्पल के रूप में मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इसमें चुंबक में देखें, हम चुंबक है मेरे पास, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा, ना चुंबक आकर्षित होगा इसके प्रति। जबकि हम लोहे की बात करें, लोहे के प्रति देखें तो चुंबक हमेशा चिपक जाता है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। हमने लोह युक्त खनिज में देखा कि लोह अयस्क, निकिल और टंगस्टन। अलोह युक्त खनिज में हमने देखा सोना, चांदी या तांबा। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत 2 पार्ट हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज में देखते हैं कि धरातल के अंदर जो पादप या जीव जंतु दबे हुए हैं उनसे हमें पेट्रोलियम या कोयला प्राप्त होता है, ये कार्बनिक खनिज कहलाते हैं। पेट्रोलियम कोयला हमें जो प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला, कोयले का जो निर्माण है वनस्पति के दबने से, मतलब धरातल के नीचे दबने से हुआ है, तो ये आ गया कार्बनिक खनिज। तो देख लेते हैं अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत आएगा अभ्रक, चूना पत्थर या ग्रेफाइट।
ये अकार्बनिक खनिज होते हैं। संगमरमर ये सभी आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे पास जो चूना है, ये चूना जो है इसका एक अलग ही रंग है चूने का, और ये क्या है, अकार्बनिक खनिज या किसी वनस्पति से नहीं बना हुआ है। जैसे चूना पत्थर से ही चूर्ण बना है। चूना मेरे पास था चूना, तो मैं इसको सामने रखता हूं कि चूना जो है यह अकार्बनिक खनिज है। हम देखते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम या ग्रेफाइट आता है। इसमें केरल में सबसे ज्यादा थोरियम प्राप्त होता है, मोनोजर्नाइट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक, आणविक खनिज। तो आपके लिए प्रश्न है मेरे पास कि ये जो एल्युमिनियम है यह किस प्रकार की धातु है, और ये जो लोहा है यह किस प्रकार का धातु है। ठीक है, चूना जो है यह किस प्रकार का अधातु खनिज है, बताइएगा जरूर। उसके बाद देखते हैं हम अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। बहुत इजी है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंतर की बात कर लें तो धात्विक खनिज जो है इसमें क्या क्या आएगा, जो हमने यहां पढ़ा था, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन, सोना, चांदी, मतलब सब आते हैं धात्विक खनिज में। लोहा, बॉक्साइट, टीन, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आएगा, चूना, पत्थर, जिप्सम, ये आते हैं अधात्विक खनिज के अंदर। पता है कि ये चमकीली होती है, सख्त होती है। अब मेरे पास ये जितने भी एल्युमिनियम तार है या ये लोहा है या तांबा है जो दिखाया, ये कैसा है, सख्त है। जबकि अधात्विक खनिज उसकी अपनी एक चमक होती है। जैसे कि मैं अभ्रक दिखाऊं तो अभ्रक की एक चमक है, चूना दिखाऊं तो चूना की एक चमक है, अपना अपना एक चमक होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों में ही धातु पाई जाती है। धातु जो होती है ज्यादातर आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिज जो होती है परतदार या सादी चट्टानों में पाई जाती है। चौथा देख सकते हैं कि धात्विक खनिज कैसा है, लचीला होता है, तन्य होता है। जैसे कि मैं लोहा दिखाया, लोहे को आप गर्म करके कूट पीट के उसको किसी भी आकारों में ढाला जा सकता है। और हम बात करें धात्विक खनिज, अभ्रक को या चूना पत्थर को अगर कूटे तो क्या चूर्ण में तब्दील हो जाएगा, किसी भी आकारों में उसको नहीं ढाला जा सकता। तो ये क्या हो सकता है, यह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। धात्विक खनिज का जो 5वां पॉइंट है, चोट मारने पर टूटता नहीं। जैसे कि ये लोहा है, इसको मैं चोट मारूं तो ये नहीं टूटेगा। जो है लोहा काफी सख्त होता है, मजबूत होता है, या तन्य है या चमकीला है। तो ये धातु का क्या है, धातु का गुण है। अधातु का गुण क्या हो गया, अगर उसको मैं चोट पहुंचाऊं तो चकनाचूर हो जाता है। जैसे कि चूना, प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सारणी के रूप में बना सकते हैं, नंबर ज्यादा मिलेगा। लोह खनिज और अलोह खनिज में अंतर को देखते हैं। लोह खनिज के बारे में जानते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा होती है। वही खनिज जिसमें लोहांश की मात्रा होती है लोह खनिज कहलाती है। कौन सा आएगा, लोह अयस्क आएगा, इस्पात आएगा, मैग्नीज आएगा, निकिल, टंगस्टन हमने जो पढ़े ये लोह खनिज में। अलोह खनिज में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन भी किए थे, सोना, चांदी, ये सब अलोह खनिज में आएगा। और लोह खनिज में देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, स्लेटी या मटमेला रंग का होता है, काले रंग का होता है। जबकि अलोह खनिज उसके अनेक रंग होते हैं। जैसे सोना है तो सोने का रंग अलग है, चांदी है तो चांदी का कलर अलग है। तो ये अलग अलग अपने कलर में होते हैं। और ये ज्यादातर लोह खनिज जो है रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और अलोह खनिज सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतर को देख सकते हैं कि लोह खनिज और अलोह खनिज में क्या अंतर है। प्रश्न पूछा जाए तो लिखना, मगर ज्यादातर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज से प्रश्न। खनिजों के प्रकारों के बाद अब देखते हैं कि खनिजों के अन्वेषण में कार्यरत एजेंसियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 7 एजेंसियों का नाम दिया हुआ है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाइज, मतलब फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार नजर डालते हैं, जैसे कि खनिजों के अन्वेषण में कार्यरत एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो पहला है GSI। GSI काफी महत्वपूर्ण एजेंसी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये जहां देहरादून में स्थित है।
तो इसको देख लीजिए, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रश्न पूछा जाता है, ये वाला देख लेंगे। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ONGC के फुल फॉर्म में हमने इसका वर्णन किया था खनिजों, जब हम पढ़े थे पेट्रोलियम, तो तब इसमें ONGC का फुल फॉर्म को पढ़े थे। एक बार और देख लेते हैं। ONGC का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। तीसरा है MECL। MECL का फुल फॉर्म है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है NMDC। NMDC का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहां पर आप थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉर्पोरेशन है, यहां पर कमीशन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो NMDC का फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। मतलब जो इसके संदर्भ में देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो बेलाडीला लौह अयस्क है, उसका उत्खनन का कार्य NMDC के द्वारा किया जाता है बेलाडीला में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सबसे ज्यादा लोहा दंतेवाड़ा जिले में मिलता है, तो ये जो NMDC ही करता है उत्खनन वहां का। IBM का फुल फॉर्म है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। तो ये इसका IBM का फुल फॉर्म इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब आता है BGML। BGML का है भारत गोल्ड ऑफ माइंस लिमिटेड, ठीक है। मतलब जो कर्नाटक में कोलारहट्टी की जो खान है, वहां उत्खनन कार्य इनके द्वारा किया जाता है, BGML के द्वारा, भारत गोल्ड ऑफ माइंस लिमिटेड। फिर आता है नालको। तो देखते हैं, नालको है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का। 7 एजेंसियां हैं, 7 एजेंसियों में फुल फॉर्म प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चेंजेस आया, तो 1 नंबर के प्रश्न पूछ देगा ONGC का फुल फॉर्म क्या है, या पूछ देगा नालको का फुल फॉर्म क्या है, या पूछ देगा NMDC का फुल फॉर्म क्या है। तो वहां पर फुल फॉर्म को आपको लिखना होगा इंग्लिश में। जी हाँ, हिंदी ना लिखें, इंग्लिश लिखना पड़ेगा आपको अगर पूछेगा NMDC का फुल फॉर्म। तो अब देख लेते हैं कि खनिज संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान युग में औद्योगिक विकास हो रहा है, और औद्योगिक विकास के साथ साथ खनिजों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, खनिजों के अस्तित्व पर विचार करना हम सभी के लिए एक कर्तव्य सा बन गया है। मतलब खनिज एक अनवीनीकरण संसाधन है, फिर से यह नहीं बनता। तो देख लेते हैं कि खनिज संसाधनों के अत्यधिक शोषण के कारण संरक्षण की बात उठाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर एक वृक्ष बनाया हूं सांकेतिक रूप से, और उसमें मैंने पॉइंट को अंकित किया हुआ है। ये जो खनिज संसाधनों का संरक्षण का जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये 5 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से उपाय हैं। तब आपको अगर एक डायग्राम बनाए और पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें तो नंबर ज्यादा मिल सकता है। तो देख लेते हैं कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। तो बात कर लें, पहला धातुओं का पुनर्चक्रण, मतलब धातुओं का रिसाइकलिंग। हम देखते हैं कि एक कबाड़ी वाला किस प्रकार से घर आकर सभी कूड़े या खनिजों को ले जाता है, मतलब लोहे, टीने, कांच को ले जाता है, और वह क्या करता है, ले जाकर वह उद्योगों में फिर से वह क्या करता है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस करवाता है। तो यहां पर देखिए कि धातुओं का पुनर्चक्रण के जरिए हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, कि कोई भी धातु है उसे हम खराब होने से पहले क्या कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं प्रदूषण को कम करने हेतु योजना। जो
क्षेत्र है जहां पर खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है, उस क्षेत्रों को प्रदूषण से बचा के रखा जा सकता है। ये भी एक संरक्षण का एक उपाय है कि जिस क्षेत्र में खनिजों का उत्खनन हो रहा है वहां प्रदूषण के लिए कुछ कठोर योजना बनानी चाहिए, कठोर नियम बनाने चाहिए। तीसरा देख लेते हैं नीतियों की स्थापना, मतलब जो खनिजों के संरक्षण के संबंध में जो सतत निगरानी समिति का गठन होना चाहिए, जिसका एक दायरा होना चाहिए कि वो खनिजों से संबंधित दोहन का सतत निगरानी करे। तो इस प्रकार से प्रबंधकारिणी समितियों की स्थापना करके भी हम खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। चौथा है खनिजों का उत्खनन। जितने भी खनिज व्याप्त है, खनिजों का जो भंडार है धरातल पर, हम उसका अधिक से अधिक उत्खनन करें, ये बताया। अब देखते हैं पांचवा, विकल्पों की खोज। मतलब हम सिर्फ एक ही खनिज पर डिपेंड ना रहे, उसके विकल्पों की भी खोज की जानी चाहिए। नायलॉन जो रस्सी है या मानवों के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पहला रेशा है, तो ये विकल्पों की खोज ऐसा की जानी चाहिए कि भाई लोहे पर डिपेंड ना होकर कुछ हम अधिक से अधिक अत्याधुनिक खोजों का आविष्कार करें। शोधक कारखानों की स्थापना। जो खनिज है शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, जैसे कि लोहा है, वह लोहा के रूप में ना मिलेगा, वो क्या मिलेगा, लोह अयस्क के रूप में मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसको लोहा या इस्पात या स्टील बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में कोई भी खनिज शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, हम उसके लिए क्या करते हैं, कारखाने की स्थापना करते हैं, शोधक कारखाने की स्थापना करते हैं। तो अधिक से अधिक शोधक कारखाने स्थापित किए जाएं, जिससे खनिजों का सही रूप में उपयोग किया जा सके। सातवां देख लेते हैं नवीन खनिजों का पता लगाना। हमने देखा अलग नवीन खनिजों का खोज किया जा सकता है जिसके दम पर। तो हम देख सकते हैं कि नवीन खनिजों का पता लगाना भी हम खनिजों के संरक्षण के उपाय में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं आठवां पॉइंट, बहुउद्देशीय उपयोग। मतलब एक खनिज का सिर्फ एक ही उपयोग ना करके उसके बहुत सारे मल्टी उपयोग होने चाहिए, बहुउद्देशीय उपयोग होने चाहिए। तो इस प्रकार से आठवां देखा है कि बहुउद्देशीय उपयोग के अंतर्गत संरक्षण। जो खनिजों का हम उपभोग कर रहे हैं उसके लिए नए नए प्रक्रियाओं, नए नए विधियों का खोज किया जाना चाहिए। जैसे कि एल्युमिनियम कारखाने में सबसे ज्यादा विद्युत की खपत होती है। क्यों? उसकी वजह क्या है, खनिज प्रक्रिया। हम किस प्रकार से बॉक्साइट, उसका कच्चा माल से हम किस प्रकार से एल्युमिनियम बनाते हैं, अधिक से अधिक इसकी होना जरूरी है। तो खनिज प्रक्रियाओं की नई नई विधियों की खोज की जानी चाहिए, जिससे खनिजों का हम अच्छे से उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं खनिज संसाधनों के संरक्षण के ये 10 पॉइंट हुए हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा।